हेलो फ्रेंड्स, हम आज का न्यूज़ पेपर देख लेते हैं। दैट इज 8 नवंबर 2016। पहला आर्टिकल, ये समाजवादी पार्टी प्लस कांग्रेस एंड जनता दल, इनके एक गठबंधन की बात चल रही है, उससे रिलेटेड है। जैसे कि बिहार में गठबंधन बना था, महागठबंधन, तो उसी टाइप से यूपी के इलेक्शन में ये गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ खास काम का नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ये दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बुरी हालत में पहुंच गया है। पिछले कई दिनों से लगातार न्यूज़पेपर में इस पे आर्टिकल्स आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है। और PM 2.5 एंड PM 10 दोनों ही सीवियर को क्रॉस कर चुके हैं। NOx भी सीवियर को क्रॉस कर चुका था। तो इस टाइप की प्रॉब्लम ये क्यों हुई है? एक तो ये अभी दिवाली का फेस्टिवल था, तो फायर क्रैकर्स बहुत यूज में लिए गए, प्लस स्टबल बर्निंग अड़ोस पड़ोस के स्टेट्स में लगातार हो रही है। अभी जो टाइम चल रहा है, कार्तिक का जो महीना होता है, इस महीने में फसलें दोबारा उगाई जाती है। पहली होती है, अपन खरीफ की फसल बोलते हैं, फिर रबी की फसल। तो खरीफ की फसल जून जुलाई के आसपास बोई जाती है, और जो नेक्स्ट होती है ये अक्टूबर के आसपास बोई जाती है, रबी की फसल। तो खरीफ की फसल में मान लीजिए पैडी उगाया जाता है, धान। तो इस फसल को, धान की फसल के अपर पार्ट को, जिसमें कि चावल जहाँ से निकलेगा, फली बोलते हैं उसको, वहां से ये निकाल के इतना काट लिया जाता है और ये छोड़ दिया जाता है नीचे वाला तना। तो इसको बर्न कर दिया जाता है। तो दैट इज स्टेबल बर्निंग। खेतों में इसको बर्न क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको पूरा काटने के और उसके पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता किसान। इसका बहुत यूज किसान नहीं करता है, तो इसको जला के इजीली इससे निपटा जाता है कि अगली बार किसान जब खेत में कुछ बोएगा, जैसे कि धान के बाद वीट उगाया जाता है, गेहूं, तो इसलिए इसको जला दिया जाता है। तो ये स्टेबल बर्निंग है। ये रबी की फसल जब बोई जाती है उससे पहले किया जाता है, खरीफ की काट के फिर रबी के टाइम पे। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से होता है। तो अभी हमें इसकी जरूरत क्या है? अब इसमें आर्टिकल में क्या दिया है? इस आर्टिकल में दो चीजें दी हैं कि एक तो प्रॉब्लम ड्यू टू जो फार्मिंग है, सेकंड प्रॉब्लम ड्यू टू अर्बनाइजेशन। फार्मिंग से क्या प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमने बात की, और उसके लिए क्या जरूरत है कि पॉलिसी होनी चाहिए एक, जो फार्मर्स को इसको स्टॉप करने के लिए, स्टेबल बर्निंग स्टॉप करने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, और किसानों को इस तरीके से मदद मिले, इस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाए कि वो स्टेबल बर्निंग बंद कर दें। तो इस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, और अर्बनाइजेशन प्रॉपर प्लान्ड हो, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, उस तरीके का अर्बनाइजेशन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट ये बोल रहे हैं कि जो दिल्ली में अभी इकट्ठा हुआ है, क्लाउड फॉर्म जो हुआ है, स्मोक का क्लाउड, स्मोक होता है स्मोक प्लस फॉग। ये स्मोक बनता कब है? एक इसमें चाहिए NOx चाहिए एक तो, दूसरा हाई टेम्परेचर ऑफ सन, तो उससे ये स्मोक फॉर्मेशन होता है। ये प्री में हम पढ़ते हैं स्मोक का। तो स्मोक फॉर्मेशन इस टाइप से होता है। तो ये जो क्लाउड स्मोक का फॉर्म हुआ है, ये डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है क्योंकि एयर का एक इन्वर्जन हो गया है। इन्वर्जन इफेक्ट ऑफ एयर प्रेशर की वजह से ये डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज यदि ये डिस्पर्स हो जाता तो जल्दी बैठ जाता। अब ये पार्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5 एंड PM 10, तो PM 10 थोड़ा जल्दी गिर जाता है। ये थोड़े भारी वाले पार्टिकल्स होते हैं, ये माइक्रोन्स में होते हैं। तो 10 माइक्रोन वाले हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं, 2.5 माइक्रोन वाले हैं ये लेट सेटल डाउन होते हैं। तो एयर प्रेशर के इन्वर्जन की वजह से इस क्लाउड जो है डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, ये सेटल नहीं हो पा रहे हैं। नेक्स्ट चीजें इन्होंने दी है कि एक डाटा दिया है कि लगभग 90 मिलियन टन्स, ये बर्निंग से 90 मिलियन टन्स, इतना करीब CO2 निकलता है इससे, जो क्रॉप रेजिड्यूज को बर्न कर दिया जाता है उससे।
तो इसके लिए एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाने की जरूरत है। उधर फिर स्वामीनाथन जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनका कहना है कि इसमें सिर्फ किसानों की भी गलती नहीं है भाई, कि किसानों को ये जो रेजिड्यू बच जाता है खेतों में, जैसे अभी हमने बात की पैडी का नीचे वाला पार्ट, इसको खत्म करना जरूरी है। और दे डोंट हैव दैट मच मनी कि वो खुद इसको या तो खत्म कर पाए, तो उनके पास यही रास्ता बचता है कि इसे जला दिया जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किसानों पे हम इसको थोप दे कि किसान ये कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसके बजाय हमें किसानों को हेल्प करनी चाहिए, दे नीड हेल्प। तो इसको रिमूव करने के लिए फिर एक तो इसका कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है, क्रॉप का जो नीचे वाला पार्ट है इसका। किस टाइप से कमर्शियलाइजेशन किया जा सकता है कि फीड जो करते हैं हम कैटल फीडिंग के लिए, इसको यूज में लिया जा सकता है लाइव स्टॉक की फीडिंग के लिए, जो बचा हुआ रेजिड्यूज है पैडी का उसको। दूसरा इसको यूज में लिया जा सकता है कंपोस्ट बनाने के। नेक्स्ट कि पावर जनरेशन में एज अ फ्यूल इसको यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट कि बायोफ्यूल बनाने के लिए इसे यूज में लिया जा सकता है। नेक्स्ट मशरूम की जो फार्मिंग है उसके लिए। तो 1 2 3 4 5 ऐसे इन्होंने यूज गिनाए कि इस तरीके से इसे यूज में लिया जा सकता है। लेकिन इट शुड बी, गवर्नमेंट शुड असिस्ट देम, क्योंकि फार्मर्स ये खुद नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का असिस्टेंस, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट दोनों ही जरूरी है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और एक पॉलिसी बनाई जानी जरूरी है इस चीज के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अर्बनाइजेशन पे। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में दो बातें की है कि फार्मिंग और अर्बनाइजेशन की वजह से प्रॉब्लम्स है। तो अर्बनाइजेशन का ये क्या कहते हैं कि एयर क्वालिटी सिटीज में बहुत वर्स्ट हो गई, दिल्ली में बहुत खराब थी अभी। तो उसमें अर्बनाइजेशन किस तरीके से जिम्मेदार है कि फर्स्ट तो लाइक अर्बनाइजेशन करने के लिए ईंटों की जरूरत है। तो ब्रिक किल्न्स जो है, ईंट बनाने के लिए ईंट भट्टे जो होते हैं उनसे निकलने वाला पॉल्यूशन है ईंट भट्टे, वो। नेक्स्ट कि रोड्स जो है उन पे डस्ट होता है, डस्ट की क्लीनिंग, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने भी घोषणा की है कि वैक्यूम क्लीनिंग की जाएगी रोड्स की। तो वैक्यूम क्लीनिंग से डस्ट पार्टिकल्स उसमें इकट्ठे हो जाएंगे और उनको फिर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। अभी जो अपन झाड़ू लगाते हैं नॉर्मल, तो उससे डस्ट पार्टिकल भी एयर में, एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, तो वो भी एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं। तो सेकंड थिंग हो गई डस्ट, रोड्स की क्लीनिंग। थर्ड चीज देखी जाए तो कि कोई भी प्रोजेक्ट हो उसके बाद एक्सपोज्ड मड छोड़ दिया जाता है रोड पे एज इट इज। सिविक बॉडीज काम कर रही हैं, काम करने के बाद मड को एज इट इज एक्सपोज छोड़ दिया गया, तो वो भी एक रीजन है। नेक्स्ट कि वेस्ट को जला दिया जाता है। जैसे दिल्ली में हमने देखा कई बार कि भलसाना प्लांट जो है, भलसवा सॉरी, तो वहां पे कई बार आग लग जाती है। और जगह दूसरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के एक हम आजकल वो बना देते हैं, हिल्स टाइप बना दी गई हैं, इकट्ठा कर दिया गया एक जगह वेस्ट के डिस्पोजल के लिए। तो वहां पे आग लगने की वजह से जैसे बर्निंग हो जाती है तो उससे धुआं निकलता है वो। दूसरा कि सर्दियों में तापने के लिए लोग, गर्मी के लिए गरीब लोग जो हैं या तो वेस्ट को जला देते हैं या फिर और कोई अदर मटेरियल्स कोई भी हो उनको जला देते हैं, तो वो चीजें, उनकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी जैसे बसेज का दिल्ली में अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना जरूरी है, लगभग उनको डबल किया जाए बसेज को। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर होगा तो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज में नहीं लेंगे, जैसे कि मेट्रो के आने के बाद काफी कम हो गया है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डबल किया जाए, प्लस यूरोप की तर्ज पे उन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज में लिए जाएं, तो उससे काफी कुछ फायदा होगा। नेक्स्ट कि पार्किंग फीस बढ़ा दी जाए, हाई पार्किंग फीस, जिससे कि लोग एक तो कम खरीदेंगे, दूसरा कि लोग गवर्नमेंट के व्हीकल्स जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसको यूज में लेंगे। तो अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना, उसके लिए फीस बढ़ा दो, तो उसके दो रास्ते हैं, दो दो फायदे होंगे। एक तो लोग खरीदेंगे कम, दूसरा जो हमने फीस लगाई है उसी से हम और इलेक्ट्रिक बसेज खरीद पाएंगे, तो इस तरीके से इसके दो फायदे होंगे। तीसरा कि स्मार्टफोन्स के ऐप हम यदि बनाएं, जैसे कि ओला कैब का है या फिर उबर का है, इन सभी के ऐप्स हैं जिनमें वो पता लग जाता है कि हार्डली 2 मिनट की दूरी पे एक कैब है। तो उसी टाइप से यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बने कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए कि बस कितनी दूरी पे है और कितने मिनट में आ जाएगी, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर पीपल। लोग
चूज करेंगे इस चीज को बजाय कि रोड टैक्सी वगैरह से जाने के। तो इस टाइप की चीजें करनी जरूरी है। तो ये बोल रहा फिर आगे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जो मेजर्स लिए हैं कि स्कूल बंद कर दिए और वेस्ट की बर्निंग बंद कर दी है, तो ये दोनों सिर्फ एक शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट को दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। फार्मिंग की हमने बात की 8-10 पॉइंट की, प्लस अर्बनाइजेशन की हमने बात की। तो उसमें जैसे ईंट भट्टे बंद करना और एक्सपोज्ड मड को, रोड क्लीनिंग, बर्निंग ऑफ वेस्ट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, इन सभी चीजों में एक साथ मिलके काम करने की जरूरत है। दोनों चीजों को एक साथ लेके पॉलिसी बना के काम करने की जरूरत है, तभी हम इस पे कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी सेम वही दिल्ली की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एंगल थोड़ा अलग है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स हम देखें तो रेगुलरली डैमेज हो रहा है, सीवियर कंडीशन में पहुंच चुकी हैं चीजें। तो AQI में PM 2.5, PM 10 प्लस NOx और सारी चीजें सीवियर कंडीशन में पहुंच चुकी हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज जिम्मेदार हो, सिर्फ दो चीज जिम्मेदार हो ऐसा नहीं है, बाकी सारी चीजें भी जिम्मेदार हैं। और इसके इफेक्ट्स भी ऑल ओवर द सिटी हर फील्ड में हो रहे हैं, लाइक कि हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, जो लंग्स या हार्ट डिजीज से ग्रसित हैं लोग, जैसे कि अस्थमा वगैरह, उनकी प्रॉब्लम्स रेगुलरली बढ़ रही हैं। 3/4 यदि जन उसमें स्टेज में कोई है, 3rd-4th स्टेज में, उनको और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें करने की हमें जरूरत है, क्या नहीं हो रहा है, वो चीजें इस आर्टिकल में दी है। लाइक की वॉट कि पब्लिक और पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो इस चीज पे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है। शॉर्ट टर्म में देखते हैं हम, जैसे दिवाली पे बहुत ज्यादा बढ़ गया, अभी बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ है, लेकिन जैसे ये थोड़ा कम हो जाएगा, लोग फिर इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर देंगे और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पे भी ध्यान नहीं देते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हम निकाल रहे हैं, स्कूल्स बंद कर दिए हैं हमने, वेस्ट बर्निंग के लिए गवर्नमेंट ने बोला है बंद करो। तो वो सारी चीजें फिजिबल नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, हमारी अभी प्रॉब्लम्स क्या हैं। फर्स्ट कि एक तो हार्डर एक्शंस जो हैं वो हम नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट पॉपुलिस्टिक मेजर्स के चलते हार्डर एक्शन नहीं लेती है, जैसे कि ऑड इवन, ये फॉर्मूला निकाला था गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई पूरी तरह से। दूसरा कि और कोई भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हम चाहते हैं कि उनकी जरूरत है, तो वो सब नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी भारत नॉर्म्स 6 हम ला रहे हैं, तो ये भी एक हार्डर स्टेप है। तो ये गवर्नमेंट ने लिया है, अभी इम्प्लीमेंट करने में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी वो देखते हैं। पहले जो हाई कोर्ट दिल्ली, उसने हार्डर एक्शंस लिए थे CNG इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, जबकि वहां पे स्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं अवेलेबल था, फिर भी विद इन फ्यू डेज उसको इम्प्लीमेंट करवाया गया था, जो कि 2-3 बार डेट एक्सटेंड करने के बाद हुआ था। तो इस तरीके से हार्डर एक्शंस जो है वो गवर्नमेंट नहीं ले पाती है पॉपुलिस्टिक मेजर्स के चलते। दूसरा, साइंटिफिक सोच नहीं है हमारी, साइंस बेस्ड थिंकिंग नहीं है कि हमें इस चीज को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ये दोनों तीनों चीजें यदि की जाएं कि हार्डर एक्शंस जहाँ नीड ली जाए, साइंटिफिक थिंकिंग उसके थ्रू सॉल्यूशन किए जाएं और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाएं, तो हम इस चीज को लॉन्ग टर्म में कर्व कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चीजें इसमें दी है कि CEEW, ये है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर। इसने ऑड इवन के लिए बोला था कि इससे ट्रैफिक जैम्स कम हुए हैं, लेकिन पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्टिवली इससे कम नहीं हुआ है। इस तरीके का इसका कहना था कि पॉल्यूशन, अब इसमें प्रॉब्लम्स मुझे जो नजर आती है कि यदि ट्रैफिक जैम्स कम हुए हैं तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम होगा। ऑड इवन से इनका ये भी कहना है कि नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हुए, ट्रैफिक जैम्स कम हुए, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कम चलेंगे, ऑब्वियसली पॉल्यूशन कम होगा। ट्रैफिक जैम्स कम होंगे तो रेड लाइट्स पे और जहां भी व्हीकल
खड़े रहते हैं ऑन कंडीशन में, वो कम होंगे, तो दैट मीन्स कि पोल्यूशन भी कम होगा। सो व्हाट इट शोज कि इनका जो टेक्निकल डाटाबेस है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स इनके साथ जो है, टेक्निकल नॉलेज इनका है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो इनकी चीजें फिर इसमें आगे दिया है कि दो प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, एक कि टेक्निकल नॉलेज इनका, दूसरा कि इनके पास मैन पावर। तो मैन पावर इनके पास कम है, टेक्निकल कैपेसिटी कम है। तो मैन टेक्निकल कैपेसिटी कम होने से ये प्रॉपर तरीके से चीजों को, उनका इफेक्ट और कॉजेज नहीं ढूंढ पाएंगे, कॉजेज एंड इफेक्ट दोनों ही प्रॉपर तरीके से नहीं ढूंढ पाएंगे। मैन पावर कम होने की वजह से जो भी ये कर रहे हैं वो इटसेल्फ, उसको इम्प्लीमेंट करना और मुश्किल हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन और मुश्किल हो जाएगा। तो और नेक्स्ट थिंग कि टेक्निकल नॉलेज इनके पास कम होने से स्टैंडर्ड्स जो स्पेसिफाई करने हैं इनको, स्टैंडर्ड्स, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स नहीं बना पाएंगे। तो ये दोनों तीनों चीजें होने की वजह से इनकी मैन पावर का, इन्होंने पहले कहा था कि 2010 में एक सीपीसीबी की रिपोर्ट आई थी, उसमें 2010 में इन्होंने कहा था कि हमारा लगभग 300 पोस्ट, 308 है, 300 पोस्ट हमारी वेकेंट है, तो हमें मैन पावर की इतने की जरूरत है, तब जाके हम प्रॉपर कैलकुलेशंस कर पाएंगे, प्रॉपरली चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें सीईडब्ल्यू के साथ भी है, तो उसका प्रॉपर तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन की हो, ये जरूरी नहीं है। और नेक्स्ट चीजें कि और क्या क्या जरूरत है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन सीपीसीबी एंड एसपीसीबी, यानी कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और गवर्नमेंट्स और कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, उनके बीच। नेक्स्ट उनकी ट्रेनिंग, नेक्स्ट अप स्किलिंग ऑफ द मैन पावर। तो ये सब चीजें जरूरी हैं, तब जाके प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगी ये संस्थाएं, अदरवाइज दे आर टूथलेस वॉच डॉग्स, जिनका की कोई मतलब नहीं है। फिर आगे कि आगे के पैराग्राफ में इन्होंने दिया है, यहां तक तो इन्होंने बात की हमारी संस्थाओं की। फिर आगे दिया इन्होंने कि जो हम सिर्फ ये चिल्लाते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि बाहर का जो पोल्यूशन है, ट्रांस बाउंड्री पोल्यूशन, उसका बहुत मेजर रोल है, तो ऐसा नहीं है, उसका बहुत मेजर रोल नहीं है। इनका कहना है कि लगभग 20 to 30% तक ही, जो स्टबल बर्निंग पे हम बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो 20 to 30% तक ही उसका योगदान है क्रॉप बर्निंग का, पूरी तरह से सिर्फ उसकी वजह से वो ऐसा नहीं है। ये बार बार गवर्नमेंट कह देती है हरियाणा और पंजाब इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वैसा नहीं है। एनवायरमेंट मिनिस्टर दवे ने भी यही बात बोली है, अभी अनिल दवे 2-3 दिन पहले उन्होंने यही बात बोली है। तो और दूसरी चीज कि एक तो ये जिम्मेदार हो गया, अब इसका इन्होंने 20-30% दिया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हरियाणा, फरीदाबाद में है, गाजियाबाद में है, और दिल्ली में भी कई जगह हैं। तो फरीदाबाद और गाजियाबाद ये भी ट्रांस बाउंड्री में आते हैं इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, तो इनकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है, तो वो भी हमें काउंट करने की जरूरत है, और उसके हिसाब से भी हमारे लॉज बनने चाहिए, रेगुलेशन उनके हिसाब से भी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट कि ये जो 20-30% स्टेबल बर्निंग के लिए जिम्मेदार है, तो उसमें फार्मर्स की हेल्प किया जाना जरूरी है, जो हमने पिछले आर्टिकल में भी बात की थी कि फार्मर्स को इसको वेस्ट टू एनर्जी में कन्वर्ट करके रेवेन्यू जनरेशन ये होना चाहिए, तब जाके वो इसको स्टेबल बर्निंग बंद करेंगे, रेवेन्यू जनरेशन थ्रू वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन। तो इस चीज के लिए काम करना जरूरी है। नेक्स्ट कि पोल्यूशन कंट्रोल की टेक्निक्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, जो क्लस्टर्स हैं इनमें स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी जो काम कर रही हैं उनको। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एयर एम्बियंस फंड है एक, एयर एम्बियंस फंड, ये फंड है 385 करोड़ का, और अभी और इसमें पैसे आते रहेंगे लगातार। तो इस फंड के थ्रू उन क्लस्टर्स में स्मॉल और मीडियम फर्म्स जो काम कर रही हैं उनका टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट किया जाना जरूरी है, तब पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इन विच वे वी कैन डू दैट, फर्स्ट एक तो वायबिलिटी गैप फंडिंग, उनमें जो टेक्नोलॉजी नहीं खरीद पा रहे हैं उनको फंड किया जाए। दूसरा कि उनके लोन्स जो हैं
उनकी लोन गारंटी दी जा सकती है इस फंड के थ्रू। तो लोन गारंटर बनने से क्या है कि इनके जो डेट हैं, लोन्स हैं, इनके डेट ये सस्ते हो जाएंगे। जितने महंगे अभी पड़ते हैं उसकी बजाय वो सस्ते हो जाएंगे, लोन की यदि हम गारंटी प्रोवाइड करवाते हैं इस फंड के थ्रू, तो वो कॉस्ट इनकी कम हो जाएगी फंक्शनिंग की। तो उस तरीके से भी हेल्प की जा सकती है। नेक्स्ट की चीप फाइनेंसिंग के थ्रू भी इंडस्ट्रीज को हेल्प कर सकते हैं कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज में लें। तो इस तरीके के इन्होंने 4-5 वेज में इस आर्टिकल में बात की है। फर्स्ट कि हमारी संस्थाओं को मजबूत करना है, उनकी टेक्नोलॉजी एनहेंस करनी है, उनके मैन पावर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी है, अप स्किलिंग करनी है, और उनके मैन पावर नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंट है वो पूरी कंप्लीट करो, भरो। दूसरा कि जो जो रीजन्स हैं जैसे कि स्टबल बर्निंग है और अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो उन सबको भी सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस इन्होंने दी। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में एक अलग एंगल यूज में लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट 2 पेजेज भी फिर वही हैं, इसी चीज पे बेस्ड है। ये दोनों पेजेज, इसमें काफी कुछ यही एयर क्वालिटी से रिलेटेड है और जो जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो इन दोनों में ये क्या क्या किया गया है वो लिखा है, तो वो देख लेते हैं हम एक बार। जैसे कि गवर्नमेंट हरियाणा और यूपी, हरियाणा गवर्नमेंट ने व्हीकल्स का डाइवर्जन किया है, काफी सारे व्हीकल्स को डाइवर्ट किया है, व्हीकल डाइवर्जन। नेक्स्ट कि दिल्ली के जो रोड्स हैं, दिल्ली ये एरिया दिल्ली है मान लीजिए, तो इसको पहले जो ऐसे क्रॉस होता था रोड, अभी इसको बाईपास करवा के, लाइक कि यूपी टू राजस्थान आपको जाना है तो दिल्ली से क्रॉस होने की बजाय बाईपास दे दो, जिससे कि ना ट्रैफिक जैम्स में ट्रैफिक व्हीकल्स फंसेंगे, और ना ही फिर वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि ट्रक्स को रात को 10 बजे के बाद ही एंटर करने दिया जाता है, तो वो सब चीजें भी नहीं होंगी। तो रोड्स को बाईपास किया गया है। थर्ड जो लिया गया है स्टेप वो है कि डीजल व्हीकल्स से सीएनजी व्हीकल्स, इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ सब्सिडीज दी जाती हैं, वो दी गई हैं। नेक्स्ट स्टेप उठाया गया है वैक्यूम क्लीनिंग, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जैसे बात की है। तो एक व्हीकल डाइवर्जन, दूसरा बाईपास, तीसरा सीएनजी, चौथा वैक्यूम क्लीनिंग, फिफ्थ वाटर स्प्रिंकलर्स यूज में लेके डस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट कि टेरी ने अपना एक 10 पॉइंट एजेंडा निकाला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी दिया है, उसे इम्प्लीमेंट करने की बातें होंगी अभी। तो इसमें दोनों तो वही है, स्टेबल बर्निंग भी है और 10 ईयर ओल्ड व्हीकल जो एनजीटी ने ऑलरेडी बोला था उसको शामिल किया गया 10 पॉइंट में, तो टेरी का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि और चीजें देखिए हम क्या क्या हुआ है। तो डॉक्टर्स ने फिर से ऑड इवन को कॉल किया है कि एटलीस्ट, मतलब डॉक्टर्स तो ये यूज में ले, डॉक्टर्स ने आपस में उनके एसोसिएशन में बातें हुई है, तो बाकी लोगों पे भी फिर इफेक्ट पड़ेगा और ऑड इवन को सपोर्ट मिलेगा, तो लोग ऑड इवन फॉर्मूले को सपोर्ट करके और गवर्नमेंट को उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद भी प्रेशराइज करेंगे फिर। नेक्स्ट इसमें क्या बातें हुई है कि डीएमआरसी ने 5 डेज के लिए अपना कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया है, सारे कंस्ट्रक्शन बंद कर दिए हैं। तो इस तरीके के ये मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत इनफ नहीं है। ये दोनों पेजेज में यही सारी चीजें दी गई हैं। तो ये मेजर्स ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर्स हम कह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जैसे हमने पिछले उनमें बात की थी कि हमें क्या क्या करने की जरूरत है, तो वो सब सारे मेजर्स हमें एक साथ लेने पड़ेंगे, तब जाके इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये लगातार बहुत बार आ रहा है, तो कोई क्वेश्चन इस पे बन सकता है। एयर पोल्यूशन पे लास्ट ईयर आया था, लेकिन फिर भी इस बार क्योंकि बहुत ज्यादा रहा है, पिछले कई सालों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है दिल्ली में, तो फिर से क्वेश्चन कोई घुमा फिरा के बनाया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं भी जरूरत पड़े इनको आप डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल अगेन एनडीटीवी से रिलेटेड है कि एनडीटीवी पे बैन, एक दिन का बैन 9 तारीख को लगाना था, उससे रिलेटेड है। ये बैन नेशनल सिक्योरिटी, इसको मुद्दा बना के बैन लगाया गया था एक दिन का, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको होल्ड पे रख दिया इस डिसीजन को कि 9 तारीख को बैन लगाना था, उसको बाद में देखा जाएगा। अभी विरोध हुआ है काफी इसका, जो एसोसिएशंस हैं पत्रकारों की और इन सभी ने इसका विरोध किया है। तो अब इसको हम देखें, इस आर्टिकल में जो दिया है
उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देखते हैं कि 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसमें क्या था कि जो जो भी स्थानीय भाषाएं हैं, लैंग्वेजेज हैं, उन लैंग्वेजेज के न्यूज़पेपर्स पे एक कंट्रोलिंग थी। रेगुलेशन, लाइसेंसिंग, कंट्रोलिंग, ये 3 वर्ड्स देखेंगे हम कि रेगुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो जरूरी है। रेगुलेशन मॉडरेट होता है, कंट्रोलिंग उससे ऊपर हो गया, फिर लाइसेंसिंग हो गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में लाइसेंसिंग और कंट्रोलिंग ये 2 चीजें थी कि पहले तो प्रेस को लाइसेंसिंग गवर्नमेंट से मिलती थी, लाइसेंस्ड प्रेस ही कुछ कर सकता है। दूसरा कि उसको कंट्रोल्ड था वो कि वर्नाकुलर जो भी न्यूज़पेपर्स हैं वो डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से अप्रूवल के बाद ही कुछ लिख सकते हैं। कल को यदि न्यूज़पेपर में कुछ छापना है तो आज उस आर्टिकल को अप्रूवल मिलना चाहिए डीएम से। इट वाज देयर इन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसका हमने बहुत विरोध किया था और स्वतंत्रता के टाइम पे हमने अंग्रेजों के सारे ऐसे कदम जो उन्होंने उठाए थे कि प्रेस के फ्रीडम को जो कर्टेल करते हो उन सभी का हमने विरोध किया है। दैट मीन्स कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसमें एक मेजर पार्ट ये था फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड वी हैव पुट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 19(1) कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एवरी इंडिविजुअल को और प्रेस को सभी को मिलेगा। 19(2) के तहत हमने उस पर हालांकि प्रतिबंध भी लगाए, कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शंस प्लस ये जो केबल टीवी नेटवर्क रूल्स हैं, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट 1995, उसके अमेंडेड रूल्स जिस 2005 में 15 में अमेंडमेंट हुआ, तो ये सारे, और केबल टीवी प्रोग्राम कोड है एक, टीवी प्रोग्राम कोड, इसका सेक्शन 61P, ये जो है ये 19(2) से भी आगे चले जाते हैं तीनों। 19(2) के तहत जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनसे भी काफी आगे जाके ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और गवर्नमेंट को एक अनलिमिटेड पावर टाइप देते हैं। तो रेगुलेशन इज मस्ट। व्हाट इज रेगुलेशन? कि दोनों साइड का बैलेंस हो, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लस नेशनल सिक्योरिटी की यदि हम बात करें तो दोनों में एक बैलेंस बनाना, दैट इज रेगुलेशन। जब ओवर रेगुलेशन होता है तो दैट कन्वर्ट्स इनटू कंट्रोल एंड देन फाइनली लाइसेंसिंग। तो ओवर रेगुलेशन इज कंट्रोल एंड लाइसेंसिंग। तो कंट्रोल ये गलत है फ्रीडम ऑफ स्पीच के मामले में। यदि कंट्रोल्ड वे में चीजें होंगी तो वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम पे हम पहुंच जाते हैं कि प्रेस को हम कंट्रोल कर रहे हैं और लाइसेंसिंग उनकी हम कर रहे हैं। तो ये फिर से हम आजादी के पहले के एरा में पहुंच जाते हैं। तो वी हैव टू कंट्रोल दैट थिंग कि हम प्रेस को ओवर रेगुलेटेड ना करें, प्रेस को लाइसेंसिंग रिजाइम में ना पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक पार्ट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरा पार्ट है। बोथ आर इम्पोर्टेंट, नेशनल सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है इनमें बैलेंसिंग। वही बैलेंसिंग ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी आधार है। व्हाट कि शक्ति पृथक्करण हमने कहा है, तो साथ में ये भी कहा है कि शक्ति संतुलन, दोनों चीजें हमने यूज में ली हैं। पृथक्करण के मामले में हम देखें तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, ये हमने शक्ति पृथक्करण कर दिया। लेकिन चेक एंड बैलेंस भी हमने यूज में लिया है इन तीनों में। चेक एंड बैलेंस की एक कोई भी संस्था यदि ठीक से काम नहीं कर रही है तो दूसरी संस्था उसमें इंटरफेयर कर सकती है। जैसे कि जुडिशियल एक्टिविज्म की हम बात करते हैं, तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात जो करते हैं वो चेक एंड बैलेंस के थ्रू ही है। उसको पाथ जो मिलता है वो चेक एंड बैलेंस के थ्रू मिलता है कि एग्जीक्यूटिव यदि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है तो जुडिशियरी कैन इंटरफेयर इन दैट। तो दैट मीन्स कि जुडिशियरी इज बैलेंसिंग द एक्ट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, so that fulfills our constitution's recommendations of check and balance। तो इस तरीके से चीजें फ्रीडम ऑफ स्पीच और नेशनल सिक्योरिटी में भी चलनी चाहिए। अब इसमें देखें हम कि क्या गड़बड़ क्या है। तो गड़बड़ इसमें देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे ये जो सारे हमने अभी देखे, एक्ट है 1995 का, फिर अमेंडमेंट रूल्स हैं केबल टीवी के,
और केबल टीवी प्रोग्राम कोड है 61P, इनके थ्रू नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम है। वाई दिस इज प्रॉब्लम? कि आप 19(1) का उल्लंघन कर रहे हैं। किस वे में कर रहे हैं? अब इसमें किस हथियार आपके पास क्या है? तो इन तीनों में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो लैंग्वेज बहुत ही वेग है। उसमें कैसे कैसे वर्ड्स यूज में लिए गए हैं, वो जैसे कि इसमें कुछ वर्ड्स यूज में लिए गए हैं, वो मैं आपको इसमें एज इट इज बताता हूँ। तो इसमें एक चीज लिखी है, एक लाइन लिखी है, इफ इट ऑफेंड अगेंस्ट गुड टेस्ट और डिसेंसी, तो इसके बेसिस पे कर्टेल की जा सकती है फ्रीडम, सेंसरशिप लगाई जा सकती है। अब ये गुड टेस्ट और डिसेंसी का क्या मतलब होता है? और ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे हाफ ट्रुथ, इसके बेसिस पे व्हाट इज हाफ ट्रुथ, इसकी क्या लिमिट्स हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि इंडिविजुअल क्रिटिसिज्म जो है वो, तो इस तरीके की जो वेग लैंग्वेज, इस वेग लैंग्वेज को यूज में लेते हुए नेशनल सिक्योरिटी का उसको अमली जामा पहनाते हुए और फ्रीडम जो स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसको कर्टेल किया जा रहा है, वो गलत है। उसमें बैलेंस जरूरी है। इस तरीके से इस आर्टिकल में इन्होंने प्रेजेंट किया है। फिर आगे चीजें इन्होंने जो दी है कि कोई भी, इसका सॉल्यूशन इन्होंने दिया है कि जुडिशियरी जो है वो हमारी रिलक्टेंट है इस मामले में, तो जुडिशियरी को वर्कआउट करना जरूरी है। जुडिशियरी ने अभी तक जो ये तीनों जैसे लॉज हैं, एक्ट्स हैं, इनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आर्टिकल 19(1) का उल्लंघन करती है। दैट मीन्स कि दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब कॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं है चीजें तो उनको नल एंड वॉइड कर सकती है जुडिशियरी, बट जुडिशियरी ने अभी तक कोई स्टेप ऐसा नहीं उठाया है। कुछ इसने केसेज की बात की है कि इन केसेज में ऐसा हुआ है, वो बहुत ज्यादा याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ पुरानी मूवीज का इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे बैंडिट क्वीन का, तो उसमें हालांकि चीजें जो हैं वो गलत मैनर में हैं, लेकिन जो सोसाइटी में हो रहा है सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट किया गया है, तो दैट इज नॉट कर्टेलेबल। कि सोसाइटी का एज इट इज रिप्रेजेंटेशन, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और ये इसी तरीके से यदि रिप्रेजेंट किया जाएगा तभी सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए जुडिशियरी को इंटरफेयर करना, जुडिशियरी को जो पावर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट को जैसे हमने पावर दी है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, साथ ही अदर लॉज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं या नहीं है, उसको भी इंटरप्रिटेशन की सुप्रीम कोर्ट का पावर्स हैं। तो अभी तक इन लॉज को इंटरप्रेट नहीं किया गया है, तो ये किया जाना जरूरी है। जुडिशियरी का रिलेक्टेंस ठीक नहीं है। नेक्स्ट इन्होंने जो सोल्यूशन दिया है आर्टिकल में कि कोई भी जो रास्ता है नेशनल सिक्योरिटी या किसी भी रीजन से यदि कर्टेल की जाती है, फ्रीडम बैन लगाया जाता है, तो दैट मस्ट गो थ्रू जुडिशियरी। कि जुडिशियरी उसमें चीजों को स्क्रूटनी करे, लाइक कि एनडीटीवी केस अभी है, तो एनडीटीवी ने जो किया, जो प्रसारित किया, गवर्नमेंट को जाना चाहिए था कोर्ट में। कोर्ट स्क्रूटनाइज करता है एक एक चीज को, फिर कोर्ट को यदि ठीक लगता कि कॉन्स्टिट्यूशन के कोई लॉ, वो सेक्शंस, आर्टिकल्स, या फिर किसी हमारे जो भी लॉज हैं जैसे 95 का एक्ट है, या फिर कोड है, टीवी कोड, केबल टीवी कोड, या फिर अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2015, उनमें से किसी के तहत यदि वो गलत है, नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा रहा है, तो जुडिशियरी कोर्ट उस पर बैन लगाता, उससे लेजिटिमेसी मिलती गवर्नमेंट के एक्शन को, और दैट मस्ट गो थ्रू कोर्ट रूम। इस टाइप से इन्होंने कहा है। डायरेक्ट आप एक्शन लेते हो तो ये तानाशाही एक तरीके से हो जाती है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे तानाशाही ना हो, तानाशाही को रोकना जरूरी है। और हालांकि इन्होंने एक और चीज, एक एग्जांपल दिया है कि कोई भी रीजनेबल पर्सन उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा जो कि यूएसए की कोर्ट ने कहा था कि ट्रुप्स का मूवमेंट भी यदि कोई दिखाता है वॉर टाइम में, वो उसको भी कोई बताता है, तो दैट इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। उस लेवल तक ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज करने को, बट स्टिल वी मस्ट गो थ्रू कोर्ट रूम्स, थ्रू जुडिशियरी टू लेजिटिमेट आर डिसीजंस। जैसे कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन, अभी गवर्नमेंट ने बैन को स्टे लगा दिया है कि अभी नहीं बैन करेंगे, तो ये गवर्नमेंट, पहले भी 2-4 केसेज में ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस वापस लेने पड़े, लाइक कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के कई डिसीजंस वापस लेने पड़े थे। तो ऐसे डिसीजंस जो
गवर्नमेंट को वापस लेने पड़े, दैट मीन्स कि दे आर अफेक्टिंग द होल कंट्री और अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, तो ऐसे डिसीजंस ना लिए जाए, उनको लेजिटिमेट कोर्ट के थ्रू किया जाए, दैट इज मैंडेटरी टू स्ट्रेंथन आवर डेमोक्रेसी। इस टाइप से इस आर्टिकल में कंक्लूड किया। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। ये आर्टिकल एक सर्वे टाइप है, केस स्टडी बोल सकते हैं। उड़ीसा में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स हैं जो कि स्पेशल बैकवर्ड जो एरियाज हैं उनमें आते हैं, जैसे कि कोरापुट है, बोलांगीर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये स्पेशल बैकवर्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें आते हैं। मोस्ट बैकवर्ड जिनको बोलते हैं उसमें के बोलते हैं इसको। तो मोस्ट बैकवर्ड में ये दो डिस्ट्रिक्ट्स प्लस नयागढ़, इस डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे किया गया है। ये मोस्ट बैकवर्ड में नहीं आता है, लेकिन इसमें तीनों में पीडीएस सिस्टम को सर्वे किया गया है। अब मोस्ट बैकवर्ड में क्या होता है, यूनिवर्सल पीडीएस होता है, ठीक है, और जो मोस्ट बैकवर्ड नहीं है उसमें टारगेटेड पीडीएस। तो दोनों टाइप के पीडीएस को सर्वे किया गया। इसमें क्या क्या चीजें हैं स्टार्टिंग इन्होंने की है कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये पूरी कंट्री में 2016 तक इसको 2016 जुलाई तक इसको इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक सिर्फ 5 स्टेट्स में पूरी तरह से हुआ है, प्लस पार्शियली इम्प्लीमेंट 5 में कौन कौन से स्टेट्स हैं एक बार देख लेते हैं। तो फुली इम्प्लीमेंटेड हैं पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, ये 5 स्टेट्स हो गए, प्लस कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कि पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो इनमें बाकी स्टेट्स हम देखेंगे जिनमें कि कुछ स्टेट्स हैं कर्नाटका वगैरह, कर्नाटका, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ऐसे स्टेट्स हैं कर्नाटक, दिल्ली, बिहार, हिमाचल प्रदेश, इनमें पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है। हाँ, तो ये सारे स्टेट्स हैं जो भी हमने देखे। अब इनमें इम्प्रूवमेंट कुछ देखे गए हैं, तो वो इन्होंने रीजन्स दिए हैं। एक तो राशन कार्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स जिनके पास राशन कार्ड है वो बढ़ा है। दूसरा कि फेयर प्राइस शॉप जो है उनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कंजम्पशन भी फाइनली बढ़ा है तीनों चीज़ों का। एनएफएसए में क्या क्या था वो हम देखते हैं। राइस, व्हीट प्लस सीरियल्स, जो कोर्स ग्रेन्स है वो अब 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए इस टाइप से रखा गया था। और ये जो अंत्योदय अन्न योजना है AAY, वो एक अलग पार्ट है, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा थी, और नॉर्मल जो राशन कार्ड वाले हैं उनमें कुछ 5 kg पर कैपिटा पर मंथ, तो इस टाइप से था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। तो इन सभी में मतलब अब इसने आगे जो कहा है कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन 2 अलग-अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों कोरिलेटेड है। किस तरीके से कोरिलेटेड है कि फूड सिक्योरिटी वर्सेज न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हम देखें। फर्स्ट, फूड सिक्योरिटी में तो बस खाना मिल जाए, लेकिन न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसमें आता है प्रोटीन, दूसरा एनर्जी। और फूड सिक्योरिटी में खाना प्रॉपर पेट भर मिल जाए, लेकिन बाकी सारी चीजें होना जरूरी नहीं है। न्यूट्रिशन में माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रॉपर तरीके से हो, प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स प्लस स्वच्छ पानी, ये सब आता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में। क्यों स्वच्छ पानी? जो भी खाना मिलता है उसको पचाने के लिए जरूरी है। स्वच्छ पानी के बिना पचा नहीं पाएंगे तो फिर माल न्यूट्रिशन रह जाएगा। ये हमने पहले भी एक आर्टिकल में देखा था कि पानी यदि क्लीन नहीं है तो नहीं पचा पाने की वजह से जो फूड खाया भी गया तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलने से ना लेंथ बढ़ती है ना माइंड का डेवलपमेंट होता है। इसलिए इंडिया में माल न्यूट्रिशन की वजह से लंबाई की और माइंड की दोनों की प्रॉब्लम से, एक वेस्टर्न साइंटिस्ट का एक वो है ये डाटा, उनकी रिसर्च है ये। तो इसमें अब क्या क्या चीजें हुई है 2004-05 से अब तक जो सुधार हुए हैं, जिनकी वजह से ये उड़ीसा में जो सर्वे दिया गया है कि ये सुधार हुए हैं, तो उसमें इन्होंने दिया है
कि एक तो अच्छा पहले तो इसी में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। कि एक तो पुअर क्वालिटी, अभी हमने देखा कि ये सारी चीजें जो फूड सिक्योरिटी वर्सेस न्यूट्रिशन सिक्योरिटी में क्या क्या जरूरी है और उसमें प्रॉब्लम्स क्या है। तो पुअर क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, इसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं तो क्वालिटी खराब हो गई। दूसरा स्टोरेज की प्रॉब्लम है, स्टोरेज यदि घटिया है, स्टोरेज खराब कंडीशंस में स्टोर किया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाएंगे उसमें, वो चीज है। तीसरा कि डाइट का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो यदि नहीं हो तो फिर ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी। फूड सिक्योरिटी, खाना मिल भी गया, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में वो नहीं आएगा। तो इस तरीके से फूड सिक्योरिटी वर्सेस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का एक कंपैरिजन है। तो दोनों को एक साथ लेके चलना जरूरी है। दोनों, जैसे कुपोषण, उसमें हमारा जो इंडेक्स है, इंटरनेशनल HDI इंडेक्सेज होते हैं, उसमें कुपोषण की वजह से हम काफी पीछे रहते हैं। जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका डाटा है कि लगभग 50% तक इंडिया में न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन है और 43% तक माल न्यूट्रिशन है। तो ये सारी चीजें फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन भी मिले तब जाके खत्म की जा सकती है, तब जाके HDI में सुधार होगा और तभी जाके ह्यूमन कैपिटल में हम हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को बदल पाएंगे। वो सारी चीजें, अब इसमें सुधार कैसे कैसे हुए हैं तो वो चीज एक बार हम देखते हैं कि 2004-05 से अब तक गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। एक तो जो डाइवर्जन होता है उसको रोका है कि PDS पहुंचने की बजाय डाइवर्ट होके वो मिल्स में पहुंच जाता था फूड, तो वो रोकने की कोशिश की गई है। दूसरा कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग चालू की है स्टोरेज की, डिस्ट्रीब्यूशन की। तो स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर रिकॉर्डिंग, राशनिंग प्रॉपर, तो उस तरीके से भी फायदा हुआ है। तीसरा मॉनिटरिंग चालू की है, किस किस तरीके से कि GPS सिस्टम लगा के, जैसे छत्तीसगढ़ में ट्रक्स पे GPS लगा के कलरिंग करके ट्रक्स की, उस टाइप से मॉनिटरिंग। चौथा कंप्यूटराइजेशन। पांचवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, PRI, इनके थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो इनका जब इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो शॉप्स पे से डाइवर्सिफिकेशन और मुश्किल हो जाएगा। जो इधर उधर डाइवर्ट किया जाता था वो मुश्किल हो गया, तो उस वजह से भी फायदे हुए हैं। नेक्स्ट चीज कि इसमें कैश ट्रांसफर पे लोगों ने मतलब सहमति नहीं जताई है कि कैश ट्रांसफर की बजाय प्रेजेंट PDS इज गुड। हाउ, कि जैसे कोरापुट के ये जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें कोरापुट है, बोलानगीर है, नयागढ़ है, उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें जो जो फायदे हुए हैं वो इन्होंने दिखाया है कि कैलोरी और प्रोटीन, कैलोरी हम एनर्जी को बोलते हैं, तो एनर्जी, प्रोटीन और जो न्यूट्रिशन है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी सारा जो एवरेज है स्टेट का वो लगभग 60% एवरेज है, जबकि इनमें ज्यादा था, 70% के आसपास से 68%, और कैलोरी प्रोटीन के मामले में और 72% तक था इनमें कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। तो वो सब में सुधार काफी ज्यादा हुआ है फूड जो डिस्ट्रीब्यूशन है PDS के थ्रू, उसकी वजह से। और अंत्योदय अन्न योजना में ज्यादा थोड़ा मिलता है और ज्यादा अच्छे से टारगेटेड है, तो उन हाउस होल्ड में जो 72% तक था उसमें भी काफी डिक्रीज आया है। दूसरा इन्होंने दिया है कि इस एरिया में राइस जो है वो मेन फूड क्रॉप है, फूड के रूप में उसको सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। तो 11.6 kg पर मंथ तक पर कैपिटा यूज है, उसका मतलब 33%, 40% तक, 35% तक इधर से मिल जाता है। तो इसके मिलने से इन एरियाज में कोरापुट, बोलांगीर, नयागढ़ वगैरह इन डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ज्यादा सुधार हुए हैं। एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह जो जरूरत है न्यूट्रिशन की उनमें PDS सिस्टम की वजह से। जबकि यदि कैश सिस्टम यही होता तो कैश सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स होती है, कैश ट्रांसफर हम कर देते हैं, फाइन, कैश बेनिफिट ट्रांसफर, लेकिन यहाँ ना तो प्रॉपर रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही यहाँ पे कि प्राइस पे कोई कंट्रोल रहने की वो थी, प्राइस हाइक हो जाता बहुत ज्यादा।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरियाज में है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच लगभग नहीं है, तो प्राइस हाइक को हम नहीं रोक सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप इतना इजीली नहीं कर सकते हैं, जल्दी नहीं कर सकते, रोड्स वगैरह नहीं है, तो उस रोड्स नहीं है तो मार्केट तक जो पहुंच है वो उस मार्केट में बाहर से यदि ग्रेन्स मंगवाए जाते हैं तो वो पहुंचते पहुंचते ही इटसेल्फ महंगे हो जाएंगे। तो कैश बेनिफिट ट्रांसफर हम एक लिमिटेड उसमें करेंगे, लाइक कि 15 रुपीज हमने एवरेज यदि देखा जाए कंट्री का कि गेहूं 15 रुपीज पर केजी मिलेगा, तो इन एरियाज में उसकी रेट वैसे ही 20 रुपए पर केजी तक पहुंच जाएगी इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कैश बेनिफिट ट्रांसफर को लोगों ने मना किया है कि लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट्स हैं, यहाँ पहुंचते पहुंचते ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बहुत होगी, तो हमें वो नहीं चाहिए। साथ ही इन्होंने एक और डिमांड की है कि इसमें व्हीट, राइस और सीरियल्स के साथ साथ न्यूट्रिशनल जो सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए मिलेट वो सॉरी पल्सेज दालें चाहिए प्रोटीन के लिए, प्लस आलू, पोटैटो और प्याज अपना। तो इन सब चीज़ों का और ऑनियन का और पोटैटो का मिलना भी जरूरी है, ये मिलने चाहिए, तभी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर पाएंगे। फिर आगे इस आर्टिकल में लिखा है कि बाकी स्टेट्स को भी उड़ीसा की तर्ज पे चलते हुए काम करना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ 5 स्टेट्स में पूरी तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, कुछ स्टेट्स में 5-6 में पार्शियली इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन हम देख रहे हैं इस सर्वे के थ्रू कि सुधार काफी ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में जब सुधार हुए तो बाकी जगह भी सुधार होंगे, तो इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन all the all the parts of the country and all the parts of nutritional system। उसमें जैसे हमने बात की प्रोटीन की, एनर्जी की, मिनरल्स की और बाकी सारी चीजें जैसे वाटर, तो ये सारी चीजें सब जगह मिलनी जरूरी है। तो स्टेट्स को इसी की तर्ज पे चलते हुए काम करना चाहिए बाकी स्टेट्स को, और जल्दी से जल्दी इसे लागू करना चाहिए। तो अंत्योदय अन्न योजना का जो ग्रेटर एक्सेस है पीडीएस के लिए, उसी की तरह बाकी सारी जो बाकी सभी को जो पीडीएस के थ्रू मिलेगा उस पर भी फोकस करते हुए, मॉनिटरिंग करते हुए उनको भी प्रोवाइड करवाना चाहिए, प्लस लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देते हुए और रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स प्लस कंप्यूटराइजेशन प्लस मॉनिटरिंग प्रॉपर, तो इन सब चीज़ों से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सारे स्टेट्स में जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वी विल कम out of malnutrition and we will be able to convert our human resources to human capital, और अपने आप हमारे HDI वगैरह भी इम्प्रूव होंगे। इस तरीके से कंक्लूड किया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये सारे आर्टिकल्स तीनों ये न्यूज टाइप हैं, ये एनडीटीवी केस से रिलेटेड है। ये जैसे है तो सारे पत्रकार इकट्ठे हो गए एनडीटीवी पे बैन करने के लिए, गवर्नमेंट ने होल्ड कर दिया है बैन को, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो गवर्नमेंट, हमने बात की गवर्नमेंट के डिसीजंस ऐसे जो कि वो इम्प्लीमेंट ना कर पाए, उन्हें लेने से लेजिटिमेसी एक घटती है, गवर्नमेंट पे विश्वास जो है वो घटता है, डेमोक्रेसी इटसेल्फ रिड्यूस होती है, डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ, इसलिए ये सब ना हो बेटर है। नेक्स्ट, ये आर्टिकल्स यूके की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे, हमने पहले भी बात की थी किस किस मामले में बात होनी है, तो वही सारी चीजें हैं। फर्स्ट कि एंट्री ऑफ आर बिजनेसमैन इन यूके, जबकि उनकी पॉलिसी है कि इमिग्रेंट्स ना आए, ये चीज। नेक्स्ट कि ब्रिटेन टैक्स इश्यू जो है, इंडिया में टैक्सेज का प्रॉब्लम है, जो हम जीएसटी अभी ला रहे हैं, हर कोई टैक्सेज की प्रॉब्लम रेज करता है, ब्रिटेन ने भी की है, और इंडिया ने वहाँ सोशल सिक्योरिटी टैक्सेशन होता है कि कोई भी जाके वहाँ वर्क करता है तो सोशल सिक्योरिटी का एक टैक्स लिया जाता है, तो वो टैक्स काफी ज्यादा है। और दूसरा कि उसके बेनिफिट्स बाद में मिलने स्टार्ट होते हैं कुछ सालों बाद में, और वो बेनिफिट्स मिलने से पहले ही कोई छोड़ के आ जाता है वो कंट्री, उससे भी वो सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस लिए जाते हैं। लाइक एग्जांपल के लिए माने हम कि 2 इयर्स बाद वो बेनिफिट्स मिलते हैं और किसी को वर्क परमिट ओनली 1 ईयर का मिलता है, तो उससे भी सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस लिए जाते हैं, जबकि वो उसका बेनिफिट 2 इयर्स के बाद उठा पाएगा जितना कि वो रह भी नहीं रहा है, तो वो इश्यूज हमने उठाए। नेक्स्ट चीज की ये जैसे माल्या वहां पे है तो ट्रांसफर ऑफ दीज पर्सन्स, इसकी हमने बात की है, तो ये अभी बातचीत चल रही है। नेक्स्ट की वीजा चेंजेज,
हमने मुद्दे उठाए हैं, लेकिन यूके जो है वो चाहता नहीं है। आईटी बॉडीज हमारी जो है, पहले हमने बात की थी कि आईटी सेक्टर की हमारी फर्म्स हैं, उन्होंने उनकी एक पॉलिसी है कि वो ट्रांसफर करते हैं लोकल एम्प्लॉयज का यूरोप में, इनमें। तो एक तो ये मोटिवेशनल होता है, दूसरा कि डाइवर्सिफिकेशन होता है टैलेंट का। वहां जाके काम करेंगे तो नई तरह की चीजें सीखेंगे, और दूसरी चीज की नीड किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जिस भी टाइप के लोगों की है वो फुलफिल हो जाती है। तो इसलिए ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इनकी, तो आईटी बॉडी चाहती है कि ये इस तरीके का वो मिले, और यूके जो है तो उसका इमिग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो इंडिया चाहता है कि वो वीजा के उसको रिव्यू करे। तो ये सब बातें चल रही हैं अभी। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अभी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं इंडिया और चाइना के बीच, पाकिस्तान के मामले को लेके और बाकी सारी चीजें हैं, उनका रिफ्लेक्शन एनएसजी पे आएगा। तो ये चाइना ने, एनएसजी ने इंडिया का सपोर्ट करने से मना कर दिया है। नो चेंज इन स्टैंड, मतलब कि स्टैंड इनका पहले जो था वही है। स्टैंड क्या था इनका पहला, कि एनपीटी पे सिग्नेटरी नहीं है तो इंडिया मेंबर नहीं हो सकता एनएसजी का, ये इनका स्टैंड था। अब इसको सुधारा जा सकता था यदि रिलेशन सुधरते, लेकिन और रिलेशंस में थोड़ी खटासी आई है ब्रिक्स समिट के बाद, जो कि पूरी तरह से हमने फोकस कर दिया था टेररिज्म पे। इससे रिलेटेड कई आर्टिकल्स हमने देखे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी वो, जो कि जैसे एक्ट ईस्ट हमने किया था, इसको बदल के लुक ईस्ट को, नेबरहुड फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, और जो भी बार बार विजिट्स हमने की थी, लगभग 50 विजिट पीएम ने किए बाहर, तो उन सभी के आउटकम्स बहुत ज्यादा निकल के नहीं आए। इनफैक्ट हम टेररिज्म पे पूरी तरह से फोकस हो गए हैं, और हमारा जो एक कश्मीर पे पहले हमारा फोकस ये था कि इंटरनेशनलाइज ना किया जाए इस मुद्दे को, जबकि हम उसे अब इंटरनेशनलाइज करने लग गए हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्रिएट हुई है, तो इसको सुधारने की जरूरत है, एक लॉन्ग टर्म में देखने की जरूरत है। कल एक आर्टिकल था कि डोमेस्टिकली भले ही हो सकता है पाकिस्तान का इशू रूलिंग पार्टी को फायदा करवाए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे नेबरहुड फर्स्ट की जगह अब नेपाल से हमारी प्रॉब्लम्स हो गई थी, चाइना से वो ज्यादा अच्छे संबंध होने लग गए थे। एक्ट ईस्ट के मामले में हम देखें तो लुक ईस्ट की जगह एक्ट ईस्ट करते हुए भी हम म्यांमार के साथ हमारे इश्यूज हो गए थे सर्जिकल स्ट्राइक को लेके। ये पहले भी होती थी, लेकिन इनका कोई उल्लेख नहीं होता था, मीडिया में नहीं आने दी जाती थी। तो म्यांमार की आर्मी भी हमें अलाउ करती थी और हम कर लेते थे हमें जब जरूरत पड़ती थी, लेकिन मीडिया में आने से हमारे इससे भी रिलेशंस खराब हुए। तो इस तरीके की चीजें जो हुई है वो ना हो, और टेररिज्म पे फोकस ना होते हुए बाकी सारे मुद्दे जो हमने बड़े बड़े बात की थी, जैसे एनएसजी, यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप, या फिर और एफटीए जो करना है ईयू के साथ, उन सारी चीजों में डब्ल्यूटीओ के मामले हैं डिफरेंट डिफरेंट, और पेटेंट से रिलेटेड मामले हैं। इन सभी चीजों पे फोकस करें, ना कि सिर्फ इस चीज पे, टेररिज्म पे, और हमारी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करें। नेक्स्ट देखते हैं, ये आर्टिकल एक्चुअली न्यूज है कि राजगीर में लिडार टेक्नोलॉजी यूज में ली जाएगी। ये टेक्नोलॉजी बस, इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना किससे कि राजगीर क्यों इम्पोर्टेंट है। राजगीर बिहार में है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बुद्धिस्ट साइट है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है। राजगीर नालंदा के पास है। नालंदा और जो पाकिस्तान में साइट है तक्षशिला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुकी है लास्ट ईयर। क्यों? क्योंकि तक्षशिला न्यूज में था लास्ट ईयर। अभी राजगीर क्यों इंपॉर्टेंट है? राजगीर में फर्स्ट मीटिंग हुई थी इनकी, जो बुद्धा के मरने के बाद मीटिंग्स हुई है डिफरेंट डिफरेंट, तो उसमें फर्स्ट मीटिंग राजगीर में हुई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन मीटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है। प्लस ये जैन धर्म से भी रिलेटेड है, तो कोई मिक्स क्वेश्चन, इस तरीके से कोई क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो बुद्धिज्म जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा राजगीर के बारे में पढ़ लेना, क्या क्या वहां पे हुआ है, और दोनों तीनों जो मीटिंग्स हुई हैं कि किसके टाइम पे कौन सी मीटिंग हुई है और किस तरीके से उसमें विभाजन हुआ है। जैसे कि हीनयान और महायान बना है, फिर एक और तीसरा संप्रदाय में बन गया था। तो ये संप्रदाय अलग अलग मीटिंग्स में बने हैं, अलग अलग मीटिंग्स में अलग अलग आउटकम्स निकल के आए, और लोगों जो फॉलोअर्स हैं वो अलग अलग डिवाइडेड हो गए। तो एक बार एक थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, ओके, आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। थैंक यू वेरी मच।